इंटरव्यू के रिगार्डिंग 50 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल है, मैंने आपको टेस्ट में पूछे थे, मैं सबको सॉल्यूशन करूंगा। पूरा सॉल्यूशन होने के बाद आपको एक अलग ही लेवल का वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन नंबर में पूछा था एमसीसी का फुल फॉर्म क्या है। सिंपल सा है बिल्कुल, मोटर कंट्रोल सेंटर। अब देखो होता क्या, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा जो पैनल्स होते हैं ना, उसमें अलग अलग पैनल को डिवाइड किया जाता है। ये एमसीसी होता है ना, ये होता है मोटरों के लिए स्पेशली। उसके बाद अपना हो जाता है जैसे पीसीसी होता है, पावर कंट्रोल सेंटर होता है, पीसीसी होता है, एमसीसी होता है। तो एमसीसी होता है जो स्पेशल मोटरों के लिए होता है, जितने भी इसमें स्टार्टर लगे होते हैं, जितनी भी जो मोटरें कनेक्ट होती हैं हेवी लोड की और कम लोड की सारी इसी के अंदर कनेक्ट होती हैं। और पीसीसी हो गया, एक होता है हमारा एपीएफसी होता है। इसके बाद अपना होता है एक पावर कंट्रोल सेंटर होता है जो डायरेक्टली मैन पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अलग अलग पैनल होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिशियन अगर इंडस्ट्री में जाता है सबसे पहले उनको पैनलों के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, इंडस्ट्रियल अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। सभी अर्थिंग का उद्देश्य एक ही है, सुरक्षा और फॉल्ट करंट को रास्ता प्रदान करना। देखो इंडस्ट्रियल अर्थिंग हो गया, अपना डोमेस्टिक अर्थिंग हो गया, सबका दोनों काम सेम ही होता है, सुरक्षा देना। जैसे किसी भी बॉडी के अंदर लीकेज चला जाए, कोई पैनल में लीकेज चला जाए, तो वो सारा का सारा इस अर्थिंग के अंदर ड्रॉप हो जाए। ये जो अर्थिंग होता है ना, अपना अर्थिंग का इस प्रकार का सिंबल रहता है। तो यहाँ हम चीज़ को कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा कि पूरा इसमें वोल्टेज ड्रॉप चला जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या होगा, इसके पीछे रीजन ये है, करंट की हमेशा एक खासियत रहती है कि उसको लो रेजिस्टेंस का एक मार्ग चाहिए होता है जो बहुत ही आसानी से वहाँ वो जा सके। तो इसका रेजिस्टेंस हम क्या करते हैं, अंडर 1 ओम रखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए क्या करते हैं कि हमारी जो चीज पाइप अर्थिंग हो, लाइक कई प्रकार अर्थिंग होते हैं ना, पाइप अर्थिंग हो, केमिकल अर्थिंग हो, जैसे अपनी ये प्लेट अर्थिंग हो, तो ये सभी अर्थिंग का पर्पज है ना, वो सबका सेम ही रहता है, फॉल्ट करंट को रास्ता प्रदान करना, पूरा का पूरा जमीन में ड्रॉप कर जाए, कोई भी इंसानी बॉडी को कोई प्रकार झटका नहीं लगेगा। अब हमारा जो सेंसिटिव हो, जैसे हमारी पीएलसी है, जैसे हमारा ड्राइव है, ठीक है ना, जैसे हमारा यूपीएस है, तो इन चीज़ों को भी मतलब ये नॉन लीनियर होती है ना, इनको भी अर्थिंग करना जरूरी होता है। तो सिंपल सा फंडा है अर्थिंग का भी। एग्जाम में कोई भी पूछे आपसे ऑन टेबल इंटरव्यू में, तो बोल देना कि अर्थिंग हमेशा हमें क्या करता है कि जो फॉल्ट करंट है उसको रास्ता प्रदान करते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से करते हैं। ये हमारा फंडा होता है इसको लेके, बाकी कुछ नहीं है। कॉन्टेक्टर का मुख्य उपयोग क्या है, ठीक है। कॉन्टेक्टर मोटर ऑन ऑफ करने के लिए सबसे बेस्ट इसमें स्टिक बैठता है इसमें से, ठीक है ना। बाकी देखो कॉन्टेक्टर है ना, ये भी एक ऑन ऑफ स्विच है, पर इसमें एक सेपरेट अलग से कॉइल लगी होती है। उस वजह से क्या करते हैं, इसको ज़्यादा बेटर मानते हैं, इसको कहीं और से भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे लाइक इसमें एक सेपरेट कॉइल होती है। देखो काम इसका ऑन ऑफ का ही है, पर इसमें एक सेपरेट कॉइल है। इस कॉइल को हम ऑपरेट करके हम सेपरेट इसको सप्लाई दे सकते हैं। जैसे 24 वोल्ट इसकी ये कॉइल होती है, इसकी सप्लाई अलग होती है। कॉन्टेक्टर तो ऑन ऑफ का एक स्विच ही है, पर इसको जो ऑपरेट करवाते हैं, जैसे 110 वोल्ट है, जैसे 220 वोल्ट है, इससे इसको ऑपरेट करते हैं अपने कॉन्टेक्टर को, ठीक है ना। तो इसका काम बस ऑन ऑफ का ही है। देखो इलेक्ट्रिसिटी में एक बहुत ही सिंपल फंडा आप समझो, सभी चीजें एज ए स्विच गियर होती हैं। ये हमारा कॉन्टेक्टर एज ए स्विच गियर है, ऑन ऑफ का काम करेगा। जैसे हमारी एमसीबी है हमारा ऑन ऑफ का काम करेगा, एज ए स्विच काम करेगी। एमपीसीबी है, एमपीसीबी ओनो प्लस अपना प्रोटेक्शन, ये भी अपना ओवरलोड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है। उससे ज़्यादा सप्लाई उसको हम क्या कर सकते हैं, एसीबी काम में ले सकते हैं। एसीबी से आगे हम किसी चीज़ को काम से वीसीबी को काम में लेते हैं, ये सारे स्विच हैं, ज़्यादा सप्लाई में इसको काम में लेंगे, उससे कम इसको काम में लेंगे, उससे कम इसको काम में लेंगे, इसको काम में लेंगे। इसको कॉन्टेक्टर कहीं और से भी हम ऑन ऑफ करवा सकते हैं। इसकी कॉइल को सेपरेट सप्लाई देके, यानी दूर बैठे ही कहीं से इस कॉइल को सप्लाई देंगे। 24 वोल्ट, 110 वोल्ट, 220 वोल्ट या 440 वोल्टेज तक की भी इसमें सप्लाई आती है इस कॉइल की, ठीक है। तो कॉन्टेक्टर का सिंपली काम आप ऐसे समझो, एक स्विच है, ऑन ऑफ का काम करेगा, स्विचिंग का काम करेगा, स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और जब इसके नीचे हम OLR लगा देंगे, ओवरलोड रिले, तो ये साथ में ओवरलोड से भी प्रोटेक्शन देगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। इलेक्ट्रिसिटी में चीज़ें बहुत आसान है, पर बस समझना थोड़ा सा आपको बेसिक पड़ेगा। ओवरलोड रिले किससे सुरक्षा देता है, ओवर करंट से देता है। सीधा सा फंडा है इसमें, जो इसका ना 95 और 96 NC है। यहाँ से हमने सप्लाई दी और यहाँ से हमने सप्लाई को निकाला, ये NC रहता है। साधारण कंडीशन में ये रहता है, यूं NC रहता है। जैसे क्या होगा, ये हीट होगा, ओवर करंट की वजह से इसमें जो ये मेटल है हीट होगी, तो ये पत्ती हट जाएगी, ये NC का बन जाएगा NO, ठीक है। ये काम कर देगा। और जैसे इसको हम दोबारा रीसेट करेंगे तो ये पत्ती वापस से ठंडी होकर वापस ऐसे NC बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये ओवरलोड रिले है, ये इसमें अलग अलग सेटिंग भी होती है। जैसे 1 से लेके 1.6 एम्पीयर तक इसको सेट कर सकते हैं। हमारे जो कंपोनेंट हो, जैसे लाइक हमने मोटर इसमें यूज लिए, तो मोटर का जो नेम प्लेट के ऊपर कितने किलोवाट की मोटर है, उसको हाईएस्ट कितना करंट चाहिए होता है, तो उस सेटिंग पे इसको आप सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगी, उससे ज़्यादा करंट जाएगा तो ये जो OLR है ना, ये मोटर को ट्रिप करा देगी। मोटर सिंगल फेज की कंडीशन हो गई, मोटर हमारी जाम होगी, ओवरलोड की कंडीशन में मोटर जलेगी नहीं। अदरवाइज अगर ये नहीं होगी ना, ये नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा मोटर है वो फूक जाएगा। इसीलिए ये एक सेफ्टी प्रोटेक्शन है। तो ये OLR है ना, ये भी सेफ्टी प्रोटेक्शन है। एमपीसीबी है, वो भी एक तरह के मोटर को सेफ्टी प्रोटेक्शन है। और जो अपने ड्राइव वगैरह यूज लेते हैं, वो मोटर में सेफ्टी के लिए लेते हैं। एक तो ड्राइव का थोड़ा अलग फंडा होता है, वो स्पीड को भी कंट्रोल करता है, साथ में वो प्रोटेक्शन भी देता है। जैसे ओवर करंट जाने पे वो फॉल्ट बता देता है कि ये फॉल्ट है, वो उसको बंद कर देता है। तो लाइक OLR का काम क्या है, ओवर करंट से सुरक्षा देना, ठीक है ना। थोड़ी चीज़ों को ध्यान से थोड़ा सा एक्टिव होकर देखने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। भारत में 3 फेज वोल्टेज कितना होता है, ये मैंने बहुत आसान क्वेश्चन दिया था। तो इसमें
अगर 440 और 415 तो 415 ज़्यादा स्टिक बैठता है, तो यही करना। और क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था, आदर्श पावर फैक्टर का मान क्या होता है। तो आदर्श पावर फैक्टर का मान 1 होता है। अब देखो ये पावर फैक्टर आता कहाँ से, मैं थोड़ा सा सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने एक चीज़ देखी है ना, P बराबर क्या होता है, V इंटू वाई। आप इनको देखिए भाग में जाना, क्योंकि मेरी मोस्टली जो ऑडियंस है वो सारी प्रैक्टिकल पे संभावना रखने वाली है, ऐसी चीज़ों को बहुत कम पढ़ना चाहती है। मैं बहुत सिंपल समझाता हूँ, एक बहुत ही सिंपल ये एक मेथड है। P बराबर V इंटू आई होता है, ऐसा डीसी में होता है, ठीक है ना। या डीसी में या जो रेजिस्टिव लोड होने जिस कंडीशन में पावर फैक्टर 1 हो, उसका मतलब यही इतना ही फॉर्मूला रहता है। वही बात है, जैसे मान के चलिए P बराबर 220 है ना, जैसे 220 वोल्टेज सप्लाई है, ठीक है, 10 एम्पियर करंट है, तो कितना आ गया अपना, आ गया 2200 वाट आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, जो चीज़ थी एक्चुअली में वो आ गया। अब इसमें क्या होगा, अगर एसी होगी ना, तो एसी कंडीशन में क्या होता है, एसी में होता है P बराबर V वोल्टेज इंटू आई एम्पियर इंटू कोस पाई आता है, कोस पाई होता है, यानी इसके बीच का एंगल कितना है। मैं बताता हूँ एंगल का क्या सीन है। ये जो चीज़ है ना, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या सीन होता है, एसी में जो करंट और वोल्टेज दोनों की दिशा है ना, वो बदलती रहती है, ठीक है ना। तो इनके बीच में एक एंगल बनता है। अगर ये दोनों एक ही टाइम पर एक साथ पहुंचे, एक ही नियत बिंदु पहुंचे ना, इसका मतलब दोनों का पावर फैक्टर है वो 1 है। और एक पावर फैक्टर हमें चाहिए होता है, क्यों चाहिए होता है, अब मान के चलो वो सेम ही चीज़ है ना, मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ। तो वोल्टेज मेरे पास 220 है, ठीक है, 220 है, और पावर फैक्ट्री पेनल्टी क्यों लगती है वो इसको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 10 एम्पियर मेरी मशीन है, वो करंट ले रही है, वोल्टेज उसमें 220 है। 10 एम्पियर मैंने मल्टीमीटर से अपने टोंग टेस्ट से चेक किया, 10 एम्पियर करंट ले रही है। पर इसमें एक दिक्कत है कि वो मोटर है और उसका जो पावर फैक्टर है वो कितना है, 0.5 है, बिल्कुल ही आधा है, मान के चलिए बहुत ही डाउन है। वैसे मोटर का मोस्ट लेता है 0.65 से लेके 0.85 तक रहता है, ठीक है ना। अब ये आ गया, अब मान के चलो पावर फैक्टर कितना बहुत ही डाउन है, और इस बंदे ने कोई प्रकार का कैपेसिटर बैंक नहीं लगा रखा, इसने सिर्फ और सिर्फ अपनी मोटरें चला रखी है और मोटरों का पावर फैक्टर बहुत ही डाउन है। अब देखो 220 वोल्टेज हमें विभाग से मिल रही है, 220 वोल्टेज, और 10 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी पूरी वैल्यू देखो क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है अपना सीधा ही कर लो आप, इसको कर दो, इसका पूरा 1100 वाट आता है, ठीक है ना। इसका जो आउटपुट है ना वो 1100 वाट मात्र है। क्या करंट आपका 10 एम्पियर खर्च हो रहा है, वोल्टेज ही बराबर है, ठीक है, उसके बावजूद क्या है 1100 वाट ही आउटपुट आ रही है। आपकी मशीन बहुत ही धीमी चलेगी और आपको उसको बहुत ही कम पावर है वो मिल रहा है, आगे वाला सिस्टम पूरे को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो इसको 2200 वाट देने के लिए क्या करना होगा, ये क्या करेगा कि 10 की जगह 20 एम्पियर करंट लेने लग जाएगी। अब 20 एम्पियर करंट लेने लग जाएगी, और एक किसी भी मूल्य कोई भी ट्रांसफार्मर के लिए पीछे फिक्स लोड होता है कि इतना एम्पियर कैसे से डिवाइड किया, इतने इतने किलोवाट के लोगों ने अपने घर में मीटर ले रखे हैं। अब एक ही बंदे का पावर फैक्टर बहुत डाउन आ रहा है, एक फैक्ट्री का पावर फैक्टर बहुत जबरदस्त डाउन आ रहा है, उसकी वजह से पूरा का पूरा करंट है वो डिस्ट्रिप होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, पावर फैक्टर को मेंटेन रखना पड़ता है। और जब इसको 1 रखते हैं, आदर्श इसका मान 1 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले फॉर्मूले में बताया था ना कि जैसे सिंपल सा एक 220 है इंटू 10 है इंटू 1 है, तो इसकी वैल्यू तो वही आ गई 2200 वाट ही आ गई। दिक्कत क्या है, मशीन को जो इस पर लिखा है वही करंट लेगी 10 एम्पियर, 220 इसको सप्लाई मिल रही है, ठीक है, तो कोई इशू ही नहीं है। अब इशू क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो 220 है और पावर फैक्टर बंदे ने बहुत ज़्यादा गिरा दिया, उस सिस्टम का पूरा पावर फैक्टर गिर गया बहुत ज़्यादा। 10 एम्पियर करेंगे तो पावर फैक्टर अगर इसका 0.75 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2200 से बहुत ही कम आएगी। उसको हमेशा चाहिए कि पावर फैक्टर तो मेरे को 1 दे, इसीलिए वो क्या करता है, पावर फैक्टर बैंक लगाता है, एपीएफसी पैनल लगाता है। एपीएफसी पैनल के ऊपर डिसाइड होता है कि 1100 केवीआर का है, केवीआर का है, 2200 केवीआर का है, कितने कैपेसिटर बैंक इसमें लगे, तो सारा का सारा उसके लोड पे डिपेंड करता है। पावर फैक्टर का सिंपल फंडा बहुत ही 1 रखना होता है। 1 के करीब रखने की कोशिश करते हैं, 1 नहीं रहता तो आदर्श में क्या कोशिश करते हैं, इसमें कोशिश करते हैं कि 0.95 से अबो चाहिए होता है पावर फैक्टर, ठीक है ना। तो ये पावर फैक्टर याद रखना, रोल हमेशा 1 रहता है। एसी में एक ऐसी दिक्कत होती है, ऐसी प्रॉब्लम होती है कि इसमें पावर फैक्टर नीड होती है। इसमें जो वेव्स है वो प्लस माइनस जो 25-25 अपना जो साइकिल रहती है 50 डिग्री का अपना एंगल बनाती रहती है, उस वजह से सारा ये सीन बढ़ते हैं। तो आदर्श जो पावर फैक्टर है उसका मान हमेशा 1 रहता है। जितना ज़्यादा रहता है उतना अच्छा माना जाता है। इसकी बजाय ये बेस्ट है और इसकी बजाय ये बेस्ट, इसकी बजाय ये बेस्ट है। तो आदर्श पावर फैक्टर मान हमेशा 1 होता है। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, तो इसलिए पूरा इसको एक्सप्लेन कर लिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों उपयोग किया जाता है, कम करंट करने के लिए। अब देखो सिंपल फंडा है, ये वाला स्टार्टर आपको दिख रहा है ना, इसमें यहाँ पे स्टार डेल्टा का बना रखा है ना, तो ये स्टार वाले कौन से ऊपर से ऐसे सेट करा रखा है, ठीक है। जैसे मान के चलो मेरे पास एक मोटर है, इसमें 3 वाइंडिंग है, ठीक है ना। ये मेरे पास एक फर्स्ट वाइंडिंग है, ये मेरे पास एक सेकंड वाइंडिंग है, और ये मेरे पास एक थर्ड वाइंडिंग है, ठीक है। अब हर वाइंडिंग में 2 सिरे, ये भी सिरा ये भी सिरा, तो इन तीनों को ये कर देते हैं ना, तो ये मेरा स्टार पॉइंट न्यूट्रल निकल जाता है। और इसके बीच में अगर मैं चेक करूँ तो ये फेज वोल्टेज होगा, ये मेरा आर, मेरा वाई, ये मेरा बी,
मैंने देखो चीज़ों को बहुत लंबे टाइम तक ऐसे लिखा नहीं है, तो मेरी इसमें प्रैक्टिस नहीं है, पर नॉलेज इन चीज़ों का मुझे बहुत ज्ञान था। ऐसे मैं आप मेरा मोस्टली प्लेलिस्ट में देखते रहते हैं, तो थोड़ा इसको आप कोऑपरेट कर लेना, जल्दबाजी में कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो RYB है ना, तो ये जो स्टार पॉइंट है जिस मोटर का लेके चलो, एक मोटर में आप ऐसे पत्ती लगा देना, ठीक है ना, 3 टर्मिनल ऐसे ऐसे पत्ती लगा देना मोटर में, ठीक है। तो उसको एक पॉइंट को लेना, इस एक पॉइंट को लेना, तो आपका यहाँ पे कितना आएगा 220 वोल्टेज आएगा, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में आएगा ना, इन दोनों के बीच में आएगा हमारा 440 वोल्टेज। ये बात को आप याद रखना, ठीक है ना। तो पहले मोटर को स्टार में चलाते हैं, उसके बाद क्या है कि स्टार में चलाने का पर्पज सिंपल है, मोटर स्टार्टिंग में कम करंट ले, मोटर बहुत तगड़ा झटका ना मारे। बहुत तगड़ा झटका मारती है ना, बहुत ज़्यादा करंट लेते तो पास वाली मशीनों में पता चलता है कि कोई नई मशीन चालू हुई है, ठीक है ना। पहले मोटर को, बड़ी मोटर को स्टार में चलाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में सब बैकअप में बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। और साथ में उसके बाद क्या करते हैं, इसको डेल्टा में चला देते हैं ना। तो करंट कम करने के लिए पहले मोटर को स्टार में चलाते हैं। सिंपल फंडा है, स्टार बना रखा है, यहीं भी स्टार बना रखा है, दूसरे कॉन्टेक्ट को लगा के कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है, बस उसको स्टार बना देते हैं। या कई मोटरों में सिर्फ जो होता है ना, अपनी मोटर का टर्मिनल बॉक्स है, उसी के ऊपर क्या करते हैं, पत्तियाँ जो होती है ना, पत्तियों कैसे ना, ऐसी पत्ती आपने देखे ना, U1 V1 W1 और U2 V2। तो दोनों तीनों कैसे कर देते हैं ना, तीनों कैसे कर देते हैं, इन तीनों में देते हैं R, इसमें देते हैं Y, इसमें देते हैं B। तो ये अपने स्टार की पोजीशन है, ठीक है ना। तो इसमें भी इसको मिलता है सिर्फ फेज करंट मिलता है, जिसकी वजह से ये मोटर है वो कम करंट लेती है। स्टार के अंदर कम करंट लेगी, डेल्टा मोटर अपना जो फुल करंट लेगी, ठीक है ना। बहुत सिंपल फंडा है। नेक्स्ट आपको बताते हैं MCB और MCCB का मुख्य अंतर क्या है। करंट रेटिंग का है कम 63 तक इसको रखते हैं, उसके बाद अपना आ जाता है अपना MCCB आ जाता है, उसके बाद अपना आ जाता है ACB आ जाता है। काम ये लगभग अपना सेम ही करते हैं। ये भी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से अपने को ओवर करंट से मतलब ट्रिप कर जाता है, सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है, ये भी करवाता है। ACB के बाद आता है VCB आ जाता है, ठीक है ना। और ज़्यादा सप्लाई हो, बड़ी सप्लाई हो, ज़्यादा बड़ा वोल्टेज हो बड़े करंट के लिए। उसके बाद अपना आ जाता है ACB आ गया। ACB में कई टाइप्स के होते हैं, SF6 आ जाता है। तो ये सारे के सारे स्विच हैं, बस ये थोड़े छोटे के लिए MCB है, फिर MCCB आ जाती है, ACB, VCB, SF6 और बड़ी सप्लाई के लिए आजकल और भी बहुत ज़्यादा आधुनिक चीज़ें हैं जो इसका आगे इसका मॉडिफाई रूप होते हैं, बड़ा रूप होते हैं, ठीक है ना। तो बेस्ट सिंपल है, MCB और MCCB में ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता है। करंट रेटिंग का फर्क होता है। ये भी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और सारे के सारे जो डिवाइसेज होते हैं ना, ये दिस टाइप के जो कंपोनेंट स्विच गेयर होते हैं, ये लगभग क्या करते हैं कि ओवर करंट से, फॉल्ट से अपने को सुरक्षा प्रदान करता है। चीज़ों को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा फील करके देखना कोशिश करो, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और एक ही चीज़ में बहुत ज़्यादा डाउट है वो क्लियर हो रहे हैं। फिर भी कोई डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। और VFD का फुल फॉर्म क्या है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है। देखो एक चीज़ आपको बताता हूँ, एक चीज़ होता है क्या, देखो NS होता है, ठीक है। एक मोटर की तुल्यकालिक स्पीड होती है, क्या होती है 120 × F बट्टा में P। एक फंडा ये होता है कि एक मोटर की स्पीड को चेंज करने के लिए तो उसकी पोल की संख्या चेंज कर दो, या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज कर दो। तो VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर देता है। 120 × F का मान 50, साधारण हमारी जो फ्रीक्वेंसी बात 50 रहती है, बट्टा P यानी 4 पोल है एक मोटर में, 4 पोलों पर वाइंडिंग लपेटी गई है, ठीक है ना। ये चीज़ है, ठीक है ना। तो इसका क्या आंसर आ रहा है भाई, 3 और 5 1500 RPM है। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि इसकी स्पीड को कम करना है। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा साधन है। पहले मेरे पास क्या था, मेरे पास था DOL था। DOL से तो मैं मोटर को क्या कि फुल वोल्टेज पे टेकता, बस उसमें मैंने एक OLR लगा रखी, बीच में मोटर को थोड़ा प्रोटेक्शन था ओवर करंट से। फिर मैंने क्या किया, और अच्छी मोटरों के लिए हमारा स्टार डेल्टा आ गया। स्टार डेल्टा का वही काम था कि स्टार्टिंग में मोटर को क्या करते थे कि स्टार में फेज करंट देते थे, उसके बाद उसमें डेल्टा में उसको लाइन करंट मिलने लग गया। अब इसका आविष्कार हो गया, ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई। तो इसका एक अलग ही फंड होता है पूरा का पूरा, क्योंकि इससे क्या करता है, ये फ्रीक्वेंसी कम कर देता है, मोटर की स्पीड को जो से हम कम कर सकते हैं। जैसे लाइक अब 50 फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी को मैं घटा देता हूँ, नेक्स्ट मैं फ्रीक्वेंसी को कम कर देता हूँ। बहुत सिंपल और आसान चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा आप इसको दिल में लगाने लग जाओगे ना, मजा आने लग जाएगा। 120 होता है, सूत्र होता है भाई, मैंने तो नहीं बनाया, याद करना होगा। 120 × F फ्रीक्वेंसी में इसको आधा कर दिया, 25 कर दिया। फ्रीक्वेंसी इसको आसानी से मैं पोर्ट से भी कम कर सकता हूँ, साथ में इसकी सेटिंग में जाके पैरामीटर में कम कर सकता हूँ, ठीक है। 25 बट्टा मेरा पोल 4 ही है। अब देखो मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज किया, इसके द्वारा किया। इसका काम ओनली मोटर के अंदर, तो याद रखना वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव मोटर की फ्रीक्वेंसी कम करके उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है, मोटर को स्मूथ करता है, टॉर्क और उसकी स्पीड को स्मूथ करता है। याद रखना VFD का और कोई काम नहीं, ऐसा मतलब चीज़ों का आपने ऐसे ले रखा। VFD कोई बहुत बड़ी चीज़ है। तो मोटर प्रोटेक्शन के लिए L1 L2 L3 यहाँ पे इसका जो सप्लाई देना होता है, इसके नीचे इसका आउटपुट वगैरह निकलता है। तो सारी इसमें सेटिंग वगैरह कोई एडवांस बात में बताऊंगा आपको, बिल्कुल सिंपल समझो। VFD को लेकर कोई कंफ्यूजन दूर कर दो। मोटर को चलाने के लिए एक डिवाइस का इनोवेशन हुआ है जो बहुत ही अच्छी है,
ठीक है ना। तो इसको मैंने 25 कर दिया, तो वही 750 कर दिया मैंने। आरपीएम मोटर का घटा दिया, किसके द्वारा? वीएफडी के द्वारा। कैसे घटा दिया भैया? मैंने इसकी फ्रिक्वेंसी कम कर दी, इसलिए मोटर की मेरी स्पीड कम हो गई, मोटर मेरी वजह से स्मूथ हो गई। सिंपल फंडा है वीएफडी को लेके कि वीएफडी सिर्फ मोटर में यूज होता है, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है, और आप इसका वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव लिखा भी है बाकायदा कि फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल करता है, वेरी करवा देता है। इसका एक फंडा और तो आगे बताऊँ, वो बहुत ही कॉमन और बहुत बेसिक और एडवांस क्वेश्चन है, मैं आपको आगे इसका डिस्कस करेंगे। एक आपको अलग चीज़ है, मैंने एक अगला छोटा सा क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे कि मोटर की नेम प्लेट पे क्या नहीं होता है? तो केबल का साइज नहीं होता है, वोल्टेज लिखा होता है, जैसे लाइक इस पर वोल्टेज लिखा है 230 460। आरपीएम होता है, लाइक इसमें आरपीएम 1745 इंपॉर्टेंट होता है। ये कहीं भी मोटर पे जाते हो ना, यूज लेना होता है, कोई गियर बक्से पे लगाना होता है, तो मैकेनिकल वाला आपको ऐसे बोलता है कि मेरे को एक मोटर चाहिए 1400 आरपीएम की, देखना आपने आपके वेयर हाउस में है क्या, या फिर आप इसको मंगा सकते हैं क्या। और करंट रेटिंग भी होता है इसमें। क्या होता है भाई? ये होता है जैसे एम्पियर 3.2, ठीक है ना। इसमें बाद में इसका जो पावर फैक्टर है वो भी होता है। मोटरों का मैंने बताया ना आपको 6.5 से लेके 8.5 तक मोटर का पावर फैक्टर होता है, क्योंकि इंडक्शन टाइप की होती है, इसमें सारा का वो पावर फैक्टर लॉस जाता है। इसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट, देखो मोटरों में हमेशा पढ़ लिया करो यहाँ से, ये चीज़ कोई नहीं देखता। मैं भी लड़कों को जो भेजता हूँ ना वेयर हाउस में कि इस मोटर के आपको बियरिंग चेंज करेंगे, तो बोले खोल के चेक करेंगे, तो इसमें सब लिखा है देखो 6205 और 6204 डबल जेड बियरिंग इसमें यूज होंगे। फ्रंट का है ये, फ्रंट का बियरिंग थोड़ा रियर से बड़ा होता है, तो ये देखो दोनों दोनों को सेम ही होता है, तो सब में लिखा होता है, बाकायदा लिखा हुआ है कि बियरिंग का साइज क्या है, ठीक है ना। उसमें मैंने स्टार और डेल्टा, ये स्टार बना दिया इसका, ये इसका डेल्टा बना दिया, स्टार डेल्टा, इसका कनेक्शन देखो इस प्रकार। नेम प्लेट, मोटर की नेम प्लेट है, याद रखना, इस पर इस प्रकार लिखा होता है। चीज़ें बहुत बेस्ट होती हैं इलेक्ट्रिक, बहुत पढ़ने में और पढ़ाने में मजा आता है, बड़ा थोड़ा सा ध्यान दे लोगे ना तो क्या कहने। नॉर्मल लोड पर भी मोटर हाई करंट क्यों ले रही है? लो वोल्टेज होगा, ओवर वोल्टेज की वजह से तो मोटर और ज़्यादा करंट लेगी। हाई पावर फैक्टर तो अच्छा होता है, और सबसे अच्छा पावर फैक्टर एक होता है। सही कूलिंग होगी तो बहुत अच्छी बात है। मोटर के पीछे फैन लगा होता है कि मोटर ठंडा रहे, कूलिंग है तो लो वोल्टेज की वजह से हो सकता है। वीएफडी मोटर की अर्थिंग जरूरी क्यों है? देखो लीकेज और हार्मोनिक्स के लिए। देखो अपना जो एक तो होता है ना अपना वीएफडी, अपना यूपीएस, अपना जैसे लाइक दिस टाइप की और डिवाइस हम क्या ले सकते हैं, ये कुछ डिवाइस होती है इसमें हार्मोनिक्स होता है। इसका जो होता है ना वो नॉन लीनियर होता है, इसका जो ग्राफ होता है ना, क्योंकि इसमें एकाएक चीज़ें बढ़ती है, एकाएक चीज़ घटती है, उसमें हार्मोनिक्स पैदा होता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि वीएफडी का कभी अपने वो एमसीबी नहीं लगानी चाहिए, एकाएक फ्रीक्वेंसी बढ़ना है कि चीज़ होना, तो वो उस वजह से होता है। मोटर बॉडी का न्यूनतम इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1 मेगा ओम होना चाहिए। देखो सिंपल फंडा है, मोटर कल को आपको कोई चेक करने के लिए बोल देना, तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा मोटर का हमेशा आपको इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करना है मेगर से। इंपॉर्टेंट बात है ये। कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लेना कि मोटर को कैसे चेक करते हैं, कोई मोटर फॉल्टी है क्या, तो फाइनली उसका कंक्लूजन कैसे निकालेंगे? हमेशा मेगर का नाम लेना चाहिए, आपने भले मेगर का नहीं किया हो। ये मल्टीमीटर से मेगर मोटर चेक नहीं होती है, जैसे 2 वाइंडिंग के बीच में कंटिन्यूटी चेक कर लिया या फिर उसका रजिस्टेंस चेक कर लिया, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। उसको हाई वोल्टेज पे चेक करते हैं कि इसका वास्तव में इंसुलेशन रजिस्टेंस कितना है और कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो मोटर का हाईएस्ट 1 मेगा ओम, देखो ये ऐसा निकलता है, इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला होता है, ये होता है केवी प्लस 1 मेगा ओम, ठीक है ना। जैसे कितने केवी के, जैसे अपने मोस्टली मोटर मान लो 440 वोल्टेज पे चलती है, ठीक है। 440 है तो इसको केवी में बदलूंगा तो नीचे 1000 लिख दूंगा। ऐसा मत समझना कि चीज़ें बहुत हार्ड है। तो ये हो गया 0.440 केवी हो गया ना, प्लस 1, तो टोटल कितना हो गया 1.44 मेगा ओम रेजिस्टेंस होना चाहिए। जो मोटर 440 वोल्टेज पर रन करें उसका रेजिस्टेंस होना इतना चाहिए। और आदर्श होता है ना, जो होता है 5 ओम से लेकर 10 ओम तक है ना, वो आदर्श और इससे ऊपर होता है और ही बेटर होता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस मोटर का अच्छा होना जरूरी होता है, और इसीलिए क्या होता है 1 मेगा ओम से ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। मोटर और बॉडी की न्यूनतम जो ये वैल्यू है, ठीक है ना। और नेक्स्ट स्टार कनेक्शन में मोटर पर कितना वोल्टेज मिलता है? फेज वोल्टेज मिलता है। मैंने बताया था ना स्टार कैसे बन जाता है, 3 वाइंडिंग है, ठीक है। 3 वाइंडिंग है मोटर के अंदर, एक मोटर में ये वाइंडिंग है, ठीक है। बहुत ही बेस्ट लेवल की चीज़ें हैं, मज़ा आता है पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों में। मैं तो टाइम निकाल के ये बोर्ड वाला जुगाड़ किया है बहुत ही अच्छे से, कि चीज़ों को और पढ़ाने में ऐसे मज़ा आए, ठीक है ना। देखो ये 3 वाइंडिंग है मोटर के अंदर है, ठीक है। मान के चलना मोटर के अंदर से प्लेट रखी है और मैंने इसको ऐसे बना दिया। अब तीनों में ये स्टार बन गया ना, तो ये न्यूट्रल पॉइंट बन गया। और ये जो इसको बोलते हैं ना, इसे RYB देते हैं, RYB। तो स्टार में क्या करेगा, इस दोनों के बीच में ना 220 वोल्टेज होंगे, तो इसको बोला जाता है फेज वोल्टेज।
याद रखना, ठीक है ना। डेल्टा में हमेशा होता है क्या होता है, लाइन वोल्टेज होता है। लाइन वोल्टेज क्या हो गया, दो लाइन के बीच का वोल्टेज 440 वोल्ट हो जाता है, तो ये स्टार बन जाता है। स्टार का मतलब ये जीरो शून्य होता है, सभी धारों का बीजगणित योग शून्य होता है। तो अब आप मुझे एक नए रूप में देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं आज से 10 साल पहले कॉलेज के अंदर इंस्ट्रक्टर भी था, तो ये थ्योरी मुझे वहीं से बहुत मजा आने लग गया। फिर मुझे प्रैक्टिकल का मौका मिला तो मैंने वहीं भी चीज़ों को निचोड़ दिया और अच्छा खासा सीखा और अच्छा खासा किया। इस काम में मेरे को मजा आता है इलेक्ट्रिकल में। तो अभी मैं थ्योरी का भी खुन्स में निकाल दूँ पूरी की पूरी प्रैक्टिकल के साथ साथ। तो मेरे साथ जुड़े रहना और आप चीज़ों को घबराहटे मत लेना, मैं चीज़ों को पानी की तरह पिला दूंगा। बस सब जुड़े रहो, चीज़ों को सेव कर लेना। जब इंटरव्यू से पहले देखे जाना ट्रांसफार्मर में हुमिंग नॉइस का कारण क्या है। ट्रांसफार्मर में से होता है ना, जितना बड़ा हो ज़्यादा आवाज़ होती है, उसके पास जाते हैं ना, उसका रीजन क्या होता है, कोर वाइब्रेट करती है। अब देखो इस ट्रांसफार्मर में एक सीन होता है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होता। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस से प्रेरण यानी चुंबक के इंडक्शन से एक दूसरे में जाती हैं, ठीक है ना। और वे डिपेंड करता है कि कितना इसमें टर्न दे रखा है, उस पर सब मायने रखता है, ठीक है ना। सिंपल फंडा बताता हूँ। तो उस दौरान इस क्वाइल में मैग्नेट बनता है ना, तो की आवाज़ करता है। इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक तो होती है इसकी जो कोर होती है जो कॉपर की बनी होती है, और जो सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट वो होता है इसका ट्रांसफार्मर ऑयल, जो इसमें इंसुलेशन और शीतलन का काम करता है। ट्रांसफार्मर एक बहुत प्यारी चीज़ है, इसको इस प्रकार पढ़ाऊंगा मैं, इस प्रकार आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी नहीं करूँगा कि मजा आ जाएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना। तो वो कोर में वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ आती रहती है, बाकी इससे कोई फंडा नहीं है। हाँ, ओवरलोड ट्रिप बार बार हो रही है, सबसे पहले क्या चेक करें इन सब में, तो पैनल का रंग तो कोई मतलब नहीं है। लोड करंट चेक करें भाई, कभी भी किसी भी मोटर पे जाओ, मोटर ट्रिप कर रही है तो उसको एक बार चालू अगर ट्रिप करने वाली है तो उसमें जाके सबसे पहले करंट ले लो, उसका कैलमीटर से करंट ले लो कि मोटर वास्तव में करंट कितना ले रही है। अगर करंट आपने लिया तो सेकंड आप ये करो कि टर्मिनल वोल्टेज चेक करो कि पीछे से वोल्टेज सही आ रही है, कई बार क्या फ्लक्चुएशन होता है उस वजह से मोटर ट्रिप कर रही है, वो चेक करो। वो भी अगर चेक कर लिया, मोटर का करंट भी ठीक है, वो भी ठीक है, तो दोबारा क्या करो, उसका कनेक्शन हटाओ और मोटर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस चेक करो। सब चीज़ों को बैक टू बैक चेक करो, बोलते हैं इसको ट्राइबल शूटिंग बोला जाता है। और ट्राइबल शूटिंग का मतलब ये कि जल्दी से जल्दी फॉल्ट को फाइंड आउट करना, फॉल्ट को बताना कि ये दिक्कत है, दिक्कत को सोल्व करना, तब जाके नौकरी बची रहती है, तब आगे जाके प्रमोशन होता है। ऐसा नहीं कि एक मोटर के पास गए 6 घंटे तक देखते रहे घूटे, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले जाओ उसका करंट लो, और अगर मोटर बंद पड़ी तो एक बार उसको रिले को रीसेट करो, रीसेट करके चेक करो कि इस अभी ये वर्किंग के अंदर है क्या, और उसके बाद इसका अलग अलग स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। फिर उसकी ट्राइबल शूटिंग यानी फॉल्ट फाइंडिंग करना होता है, ठीक है ना। और अपना मोस्टली जो शुरुआती चीज़ों का फॉल्ट फाइंडिंग ट्राइबल शूटिंग चाहिए। HT पैनल में PT का देखो भाई, CT PT दोनों का सिंपल फंडा है, वैसे मोस्टली इनका कोई यूज नहीं है, कोई मशीन को नहीं चलाती है। ये वो चीज़ है जो वोल्टेज को मेजर करती है, कितना वोल्टेज आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 33 kV 66 kV वोल्टेज को मीटर में लगाएंगे तो मीटर हो जाएगा अपना बड़ा, तो उस वोल्टेज को ये काफ़ी डाउन करके मीटर की सफिशिएंट वोल्टेज तक लाते हैं कि ये ऐसे पढ़ ले कि अब इतना वोल्टेज है, ठीक है ना। तो उसमें एक वो रेशियो होता है, जैसे CT का होता है 100/5, इसी प्रकार इसका भी रेशियो होता है। तो PT का ये काम है, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर उसको बोलते हैं, वोल्टेज को घटा के मीटर को देते हैं कि वो मीटर पड़ेगा कि स्केल के अभी कितना वोल्टेज इसमें आ रहा है। CT और PT दोनों का सेम ही काम है। वैसे इससे ये कोई मशीन को नहीं चलाती है, ये मेजरिंग इक्विपमेंट में काम आती है कि एक्चुअली में अभी कितना वोल्टेज आ रहा है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल अर्थिंग रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए भाई, 1 ओम से कम होना चाहिए, 1 ओम से कम होना चाहिए। घरों में कोशिश करो, प्रैक्टिकल बताता हूँ, परीक्षा की दृष्टि चीज़ अलग होती है, प्रैक्टिकल होती है। घर में अगर आप किसी अर्थिंग कर रहे हो ना, तो 2 ओम से 5 ओम तक भी है ना सुरक्षित है, फुल सुरक्षित है, ठीक है ना। बोल देना, सेटिस्फाई करा देना। बहुत सी जगह 1 ओम से नीचे लाना छोटी अर्थिंग में ऐसा मुमकिन भी कम ही होता है, ठीक है ना। कोशिश करना, ये बेस्ट रहता है। हम जो प्रैक्टिकल करते हैं 1 ओम से कम रखना चाहिए। और जो अपना मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होते हैं, मेन अपना जो बिजली बोर्ड है, वहाँ पे सफिशिएंट 1.5 रखना अनिवार्य होता है, ठीक है ना। ये करेंगे तभी अर्थिंग आपकी पास होगी। हमारी कंडीशन में इंडस्ट्री में सब 1 ओम से कम वैल्यू लेते हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा तो वो हमारी अर्थिंग फेल कर देते हैं। ऐसा होता है क्योंकि 1 ओम से कम चाहिए होता है, पर घरेलू में ये चलता है। एक अब कोई क्वेश्चन पूछ रहा था मेरे से कि हमारे घर में एक पिलर है, उस पिलर के अंदर हम अर्थिंग को अटैच कर दें क्या। भैया आप कहीं भी कर सकते हो, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। प्रोफेशनल चीज़ें ऐसी होती हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है, इतनी हल्की चीज़ है नहीं, तो इसके लिए तो स्पेशल रूल बने हुए हैं। केमिकल अर्थिंग करो, प्लेट अर्थिंग करो, पाइप अर्थिंग करो, स्ट्रिप अर्थिंग करो, तो ये सारी अर्थिंग करो, प्रॉपर उसके तरीके से करो ताकि आपके वो लाइफ को बचा सके। अब आपके जो आपने पिलर में डाल रखे हैं ना, वो काम कर भी जाए, नए भी कर जाए, वो आपकी रिस्क भी होता है। तो ये सब चीज़ें है ना, ये दूसरे वे में होती हैं, जैसे अपने आप के न्यूट्रल बना लिया अपने आप चीज़ें, वो तो रिस्क की फंडा हो गया, पर ये सब वो सही दृष्टि से नहीं होता, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, ट्रांसक्यूशन थोड़ा जल्दी करा देता हूँ। लो पावर फैक्टर का क्या प्रभाव होता है, करंट बढ़ता है, मैंने क्या बताया था, एसी में एक फंडा होता है, पावर फैक्टर ऐसी होता है V/I इंटू cos फाई। 3 फेज में क्या होता है, P बराबर है √3 इंटू V लाइन वोल्टेज है, IL लाइन करंट है, इंटू cos फाई।
तो cos फाई का फंडा होता है जैसे जैसे पावर फैक्टर गिरेगा तो क्या होगा, मोटर करंट ज़्यादा लेगी। ज़्यादा क्यों लेगी, एक मेरी मोटर है, मैंने आपको बहुत सिंपल बताया था कि मेरी मोटर को मैं 220 वोल्टेज है, उस पर लिखा है कि 220 वोल्टेज जो सिंगल फेज है मान के चलो, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये बोला कि इसको मैंने 10 एम्पियर करंट ये मेरी मोटर लेगी, ठीक है ना। तो इसका जो आउटपुट आता है, जो पावर फैक्टर 1 रहे उस कंडीशन में उसका आउटपुट कितना आता है, 2200 आता है, 2200 वाट आता है। इस मोटर की क्षमता 2200 वाट है। 2200 वाट में मोटर धनाधन बढ़िया चलती है। अब मैंने क्या किया, मेरे सिस्टम में क्या सीन है कि 220 वोल्टेज तो मेरे पास हैं, पर मेरे पास जो पावर फैक्टर है ना वो 0.5 ही है, बहुत कम है, अच्छा आधा ही है। तो क्या करेगा, इस वजह वो करंट ज़्यादा खींचना स्टार्ट कर दे। उसको आउटपुट में चाहिए क्या, उसको चाहिए 2200 वाट करने के लिए क्या वोल्टेज तो बढ़ा नहीं सकती, तो करंट की क्षमता वो बढ़ जाती है। क्या बाकी मशीनों में दिक्कत आती है, कॉपर लॉसेस बढ़ता है। इसीलिए क्या करते हैं कि करंट बढ़ता है लो पावर फैक्टर से, पेनल्टियाँ पड़ती हैं, मोटे मोटे पैसे लगते हैं, सेठ लोगों के लाखों में लगते हैं, और वहाँ पे फिर एम्प्लॉय की अच्छी खासी धुलाई होती है। चीज़ों को बहुत अच्छे से, इन चीज़ों को करीब से देख भी रहे हैं, देखा हो भी है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा फंडा पड़ता है पावर फैक्टर वाला। तो पावर फैक्टर का इस प्रकार कुछ सीन है। एमसीसी पैनल में इंटरलॉकिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। एमसीसी पैनल है गलत ऑपरेशन से सुरक्षा, पीसीसी पैनल है, जितने भी पैनल हैं, जितनी मोटर में जो इंटरलॉकिंग दी होती है ना, जैसे लाइक कोई भी मोटर में यहाँ तक स्लाइड चलेगी और आगे जाके लिमिट से उसको काट देगा, कहीं पे कोई सेंसर लगे होते हैं, कोई फ्लो सेंसर लगा होता है, इससे ऊपर जाने के लिए वो काट देगा। सब चीज़ें इंटरलॉक होती है। देखो एक मशीन चलती है ना, वो इंटरलॉकिंग की वजह से नहीं चलती है, पर उस मशीन में काम की सुरक्षा की दृष्टि से इंटरलॉक दिए जाते हैं। जैसे कोई भी इसके आगे हाथ देगा तो वहाँ फोटो सेंसर लग गया, ठीक है, आगे मैंने हाथ दिया तो मशीन में, आप मेरे प्लेट के लिए वीडियो देखते हो तो आप चीज़ों को मेरे को अच्छे जानते भी होंगे कि हाथ देते हैं तो वो फोटो सेंसर मशीन को बंद कर देता है। वो इंटरलॉकिंग में सेफ्टी और सुरक्षा के लिए जितने भी इंटरलॉक होते हैं वो मशीन की और मनुष्य दोनों की सेफ्टी के लिए होते हैं। इंटरलॉकिंग जैसे लिमिट स्विच लगा हो, फ्लो सेंसर लगा हो, फोटोवोल्टिक सेल लगे हो, बीम सेंसर, कुछ भी चीज़ें लगी हो, सारी की सारी होती हैं क्या सुरक्षा की दृष्टि से लगाई जाती हैं, और वो गलत ऑपरेशन से सुरक्षा देती है, ठीक है ना। अचानक मशीन को चीज़ को तोड़ ना दे, कोई मशीन अपनी स्लाइड पे चल रही है और मशीन यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है, तो यहाँ पे लिमिट स्विच आपको मिलेगा या डबल लिमिट स्विच मिलेगा, एक फेल हो जाए दूसरे पे आगे मशीन यहाँ पे रुक जाए। अगर नहीं रुकेगी तो मशीन का स्लाइड ये वाला पूरा हिस्सा जो मूवेबल है वो यहाँ के गिर जाएगा, या बंदे को चोट लग जाएगी, या अचानक मशीन की स्पीड ना बढ़े, तो उसके लिए वो इंटरलॉकिंग लगाया होता है। फटाफट क्लियर कर दो, रिले क्या होती है, स्विचिंग डिवाइस होती है। रिले जितने भी होती हैं, कितने भी जो वो वोल्ट पे वर्क करनी हो, कितना उसके अंदर अलग अलग अपना जो पिन होती हैं, 8 पिन 12 पिन अलग अलग जो रिले होते हैं ना, सबका आता है वो स्विचिंग करवाती हैं। ये जो रिले है ना, इसमें एक छोटा वोल्टेज दिया, जैसे देखो 120 वोल्टेज एसी है, ठीक है ना, तो इसको एक छोटा वोल्टेज दिया जाता है, और ये कंट्रोलिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक साथ कई चीज़ों को ऑन ऑफ करवा सकते हैं, कई इसमें एनओएनसी लगे होते हैं। इलेक्ट्रिकल का मोस्टली वर्क एनओएनसी पे चलता है, ये भी ध्यान रखना। एनओएनसी समझ गए तो बाकी सारी चीज़ें क्लियर होते रहेंगे। चीज़ें एनओएनसी की तरह वर्क करती हैं, चीज़ों में स्विचिंग का काम होता है। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ छोटी सी, तो थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। देखो आप समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा थक गए हो। इलेक्ट्रिकल है ना, हमने इलेक्ट्रिसिटी का, हमने किसी ने इसका इनोवेशन किया, इसका आविष्कार किया, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी तो बन गई, अब इलेक्ट्रिसिटी को किस रूप में यूज़ लेना है, उससे मोटर चलानी है, उससे हीटर चलाना है, उससे ट्यूबलाइट चलानी है, उससे हेवी मशीन, उससे डीसी मोटर चलानी है, उसको चलाने के लिए अलग अलग स्विचों का निर्माण हुआ। जिससे कहीं पे देखो छोटा सा काम के लिए एमसीबी काम में लिया, थोड़े से बड़े के लिए एमसीसी भी लिया, फिर हमने एसी भी लिया, वीसी भी लिया, SF6 लिया, इससे बड़े बड़े ब्रेकर बनाते चले। क्यों कि ज़्यादा बड़ी सप्लाई कम करना, उसको चालू बंदी है, और ट्रांसफार्मर उसको अप करेगा, कभी इसको स्टेप डाउन करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी वही है, पर उसको हम यूज़ कहाँ पे ले रहे हैं। अब एक मेरे पास छोटा सा, जैसे मोबाइल में मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ लेनी है, घर पे मेरी सप्लाई तो आ रखी है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, एक चार्जर का निर्माण हुआ। चार्जर ने क्या किया, फिर 220 वोल्टेज लिया, आगे इसने जो इसकी जो पावर है उसको कम किया, 18 वाट में कन्वर्ट किया, इसने करंट को कम किया, इसने इसकी सप्लाई वोल्टेज भी 12 वोल्ट 24 वोल्ट के अंदर लेके चला गया, ठीक है ना। तो सारी की सारी स्विचिंग डिवाइस होती हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को ऑन ऑफ करना होता है, चीज़ों को अप डाउन करना होता है। इलेक्ट्रिसिटी को कोई नहीं बदलता, बस इसके रूप को अप डाउन करते हैं। जितने भी स्विच लगे होते हैं ना, घरों में छोटे स्विच लगे होते हैं, इंडस्ट्री में बड़े स्विच लगे होते हैं, पैनलों में सब स्विच की तरह काम करते हैं, रिले लगी होती है, एमपीसी भी लगी होती है, एमसीसी भी लगी होती है, जिसमें सिंगल फेज प्रिवेंटर लगे होते हैं, पीएलसी लगे होते हैं, ड्राइव लगे होते हैं, अलग अलग पीएलसी के रूप हैं, मॉड्यूलर पीएलसी होते हैं, कम्पैक्ट पीएलसी लगी होती है, अलग अलग कंपनी ने मेक कर रखा है। पर किसी भी कंपनी से कोई भी चीज़ बना दी हो, पर उसने ऐसा आविष्कार नहीं किया कि उसने इलेक्ट्रिसिटी को बदला है, बस उसने उसको रूप को अप डाउन किया है, उस मशीन को चलाने को सरल किया। इलेक्ट्रिसिटी में चीज़ों को अब ज़्यादा गहराई में जा रहे हो, बाकी है एक ही चीज़, एक इलेक्ट्रिसिटी जो किसी ने आविष्कार किया था, एसी का आविष्कार किया था निकोला टेस्ला ने, डीसी का किसी ने किया मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है ना। उस बंदे ने तो बना दी, किसी ने फोटोवोल्टिक सेल बना के इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन हो गया, पवन चक्की से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गई, जनरेटर से हो गई, वो चीज़ तो बन गई। अब उसके बाद उसको यूज कैसे लेना है,
किसी ने डिजिटल बोर्ड बना दिया तो इसको भी सप्लाई देना होता है, ये भी सारा इसी पे काम करता है। इसका जो LCD है ये अलग काम करता है, किसी में LED होता है, किसी में। चीज़ों को आप समझने की कोशिश करो, इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसान है और मेरे से जुड़े रहो तो पानी की तरह पिएंगे इसको, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जाके पैनल देख घबरा जाते हो, इसमें रिले लगे कुछ क्या रिले, इसके A1 A2 को सप्लाई मिली हुई है और ये सप्लाई इसको ऑन ऑफ करवाती है। ये जब ऑन ऑफ होती है तो इसमें जितने टर्मिनल हैं वो NO के NC के NO बनते हैं। आगे समझते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँ तो वीडियो चला देगा 10 घंटे का। मेरा ये भी सबसे बड़ा फंडा है कि चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ती जाती हैं। केबल आर्मरिंग का उपयोग उद्देश्य क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्यूजन मतलब अपना इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है। केबल आर्मरिंग का उद्देश्य क्या है, आर्मरिंग कौन सा है भाई, केबल आर्मरिंग है ये वाला, ये लोहे के ऐसे तार लगे रहते हैं इसमें, केबल में लगे रहते हैं ना अपने आर्मर्ड केबल में। तो क्या है, मैकेनिकल सुरक्षा, केबल पे कोई चोट लगी, केबल के अंडरग्राउंड में हो तो ये इसका जो सर्विंग पार्ट है, इसके नीचे जो अपना आता है ये आर्मरिंग आता है, इसके बाद बेंडिंग आता है, इंसुलेशन, इसके जो स्क्रीन आती है, उसके बाद अपना आता है ये इंसुलेशन आता है, इसके बाद ये स्टैंडर्ड कंडक्टर जो अपना मैन होता है जो कॉपर का या फिर एल्यूमिनियम का, और कंडक्टर स्क्रीन होती है। ये सारे प्रोटेक्शन होते हैं, अपनी जो केबल होती है ना उसकी सारी लेयर बनी होती हैं जो, ताकि इसका ऑपरेशन बहुत बेटर हो, इस जो कंडक्टर में सप्लाई जा रही वो बिल्कुल बाधित ना हो। तो ये मैंने बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन इस में डाल दिया। टेस्ट के सारे जो 2 से टेक एप्लीकेशन पे जो हमारा टेस्ट होता है उसके सारे मैं आपको बता रहा हूँ फंडा, वो टेस्ट को मैं आपको कर रहा हूँ। मेरे टेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो परीक्षा की दृष्टि से कम होते हैं, वो प्रैक्टिकल दृष्टि, इंडस्ट्री दृष्टि सारी चीज़ें हैं जब अपने इसको आगे पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं। फेज सीक्वेंस क्या चेक किया जाता है, क्यों चेक किया जाता है, ठीक है ना। फेज सीक्वेंस इसका फंडा बताता हूँ, एक VCB की साइड है जो हमारे साथ हुई घटना का मैं जिक्र करता हूँ। एक VCB की साइड है, यहाँ पे ये इसको पंजा या बॉक्स बोला जाता है, 33 kV का है, ठीक है, 11 kV का आता है, 66 का आता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जैसे मेरा ये बक्सा यहाँ से फट जाता है ना, बक्सा मेरा जल गया था एक बार की, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। अब इस सिस्टम में क्या होगा कि इस कंडीशन के अंदर अगर हमने इसको यहाँ से कट कर लिया, अब हमें ये नहीं पता कि इसमें RYB कौन सा, इसमें देखो ये Y वाला, Y पे लगा टेप लगाई हुई है इसमें। अब ऐसा नहीं पता R इधर से स्टार्ट हो कि इधर से स्टार्ट हुआ है, या फिर इसमें आप इसको B ले सकते हैं और RY इसको R ले सकते हैं, इसको Y इसको अपन B ले सकते हैं, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में देखो फेज सीक्वेंस का मैं बताता हूँ क्या सीन होता है। अगर इस VCB वाले पंजे को उल्टा लगा दे या कोई भी 2 फेज को चेंज कर दें, उस कंडीशन में क्या होगा, पूरे के पूरे प्लांट के जितने भी मोटर चल रहे हैं सबकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। कौन सी मोटर बचेंगी, जो ड्राइव से लगी वो सारी मोटर बच जाएंगी। ड्राइव का फंडा होता है, ड्राइव पहले सप्लाई लेता है, फिर AC को DC में, DC को दोबारा AC में उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करता है। तो ड्राइव से लगी जितनी मोटर थी ना वो तो सारी चल रही थी, ओके। बाकी सारे प्लांट की जो मोटर है वो उल्टी हो गई। फेज सीक्वेंस बहुत जरूरी है, सिर्फ फेज सीक्वेंस मीटर भी लगा होता है और फेज का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटर की हम जो डायरेक्शन चेंज करने के लिए 3 फेज में 2 फेजों को ही चेंज करते हैं ना, तो फेज सीक्वेंस बहुत जरूरी है। खास तौर पे अगर अपना आपका मेन VCB मेन ACB में जाके आप तीनों फेजों को या कोई 2 फेजों को पलट दोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, सारी की सारी मोटरों की स्पीड उल्टी हो जाएगी। मोटरों की हीटर भी फर्क नहीं पड़ता, जितने भी हीटर लगे बितने बाकी जो कंपोनेंट उसमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको बताया अपना जो VFD के आगे जितनी मोटर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मोटरों की जितनी जो इंडक्शन पे काम करते हैं सारी चीज़ों की जो डायरेक्शन वो चेंज हो जाती है। तो फेज सीक्वेंस का बहुत बड़ा रोल रहता है। फेज सीक्वेंस अपना हमेशा नोट करके रखना है चीज़ों को। तो मैं आपको एक घटना भी मैंने बता दिया। सिटी का फुल फॉर्म क्या है, करंट ट्रांसफर, ये सब कुछ 5-10 एग्जीक्यूशन डाल रखें जो ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक डालने जरूरी है ताकि आपको साथ में थोड़ा सा वो बूस्ट मिल सके। करंट ट्रांसफर होता है भाई, इसका ये काम होता है, व्यवहारिक तो कोई काम होता नहीं, बस जितने भी मीटर लगे होते हैं ना वो उन मीटरों के ये जाके डाटा देगा कि अभी इसमें कितना करंट है, करंट की मेजरिंग करना, और ये सारा इसका काम होता है। करंट को कम करके मीटर को देना एक सेफ करंट, ताकि मीटर बढ़े ना, फूके ना। सिंपल फंडा है बिल्कुल। फ्यूज का मुख्य कार्य क्या, देखो ओवर करंट से शुरू किया, ओवर करंट से शुरू किया। अब ये जो फ्यूज होता है जैसे अचार फ्यूज है, ब्लेड फ्यूज है और अपना ग्लास फ्यूज है, DB डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो फ्यूज लगे, किटकैट फ्यूज है, कार्ट्रिज फ्यूज होता है। इन फ्यूजों में एक काम होता है कि जो फ्यूज होता है जैसे हमारी केबल है, एक केबल से यहाँ तक हमारी सप्लाई आ गई, ठीक है। सप्लाई के बाद यहाँ पे एक फ्यूज को जोड़ते हैं, वो फ्यूज को जोड़ने का पर्पज यही है कि आगे भी हमारा दोबारा सिस्टम लगा हुआ है कि इसकी बजाय है ना, ये बहुत कमज़ोर पार्ट होता है, कल को ओवर करंट जाए उस कंडीशन में ये चीज़ जल जाए ना, कि यहाँ से थिम्बल जले ना, कि हमारी मशीन का कोई आगे कोई पार्ट जले, तो ये ओवर करंट की सुरक्षा प्रदान करता है। और जो हमारा ज़्यादा करंट जाने पे कोई भी जो हम काम लेते हैं मेटल, वो मेटल जल जाता है और हीट होने लग जाता है और एक कंडीशन में वो जल जाता है। तो ओवर करंट से सुरक्षा प्रदान करता है फ्यूज, बिल्कुल सिंपल फंडा है। और इंटरव्यू देने जाऊँ ना तो मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूँ कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करना। चीज़ों का छोटा और स्टिक जवाब इधर उधर घुमाने से बंदा चिढ़ जाता है, ठीक है ना। एक अच्छी लेवल की इंटरव्यू अगर आप बैठे तो आप इस चीज़ को महसूस किए होंगे। स्टिक वो बंदा बताओ जो थ्योरी के पास आसपास रहता है, काम आप प्रैक्टिकल करते हो, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। नित्य रोज कुछ न कुछ अपने जिससे आप डिपार्टमेंट में काम करते हो करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी में अगर ब्रेकडाउन ना हो तो भी चीज़ों को समझना है, सीरियस रोज ऐसा करना चाहिए, पर साथ में इसकी थ्योरी भी आपकी क्लियर होनी चाहिए।
कंट्रोल सर्किट ब्रेकर में वोल्टेज कितना होता है। देखो कंट्रोलर क्या सीन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें देखो 24 वोल्ट, 110 वोल्ट, 230 वोल्ट, ये सब सेफ वोल्टेज होते हैं। जैसे कोई पैनल पे काम करते हैं, उसमें अगर पूरी सप्लाई हम 24 वोल्ट रखेंगे तो कल को अगर शॉक झटका लगेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा पैनल है ना, तो इसमें जो काम करने वाला कर्मचारी उसको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई मोटर जलेगी फूकेगी नहीं। अब देखो अगर एक 24 वोल्ट का अंदर छोटा सा स्पार्किंग हो जाता है हमारे पैनल के अंदर, ठीक है ना, तो क्या फर्क होगा, कुछ ही नहीं होगा, या तो उसका फ्यूज जाएगा या हल्की फुल्की स्पार्किंग होगी। अगर इसकी जगह हम रखें 440 वोल्टेज, इसका अगर स्पार्किंग पैनल में हो तो अच्छा खासा बढ़ाम होता है। अगर हम 11 kV रखें तो आप मान के चलो पैनल पूरा हो जाएगा। तो इसलिए कंट्रोल के लिए छोटा वोल्टेज रखते हैं ताकि क्या होगी, बहुत ही सेफ होता है। एक बात और याद रखना, अरे चाइना वाले जो होते हैं ना, ये कंट्रोल के अंदर है ना, अपने तो 24 वोल्टेज का प्लस घुमाते हैं या फिर 110 वोल्टेज में भी एक कंडीशन करते हैं, और इसका इसमें डीसी में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसमें अपना फेज न्यूट्रल होता है। चाइना वाले क्या करते हैं, सारा का सारा कंट्रोलिंग न्यूट्रल से करवाते हैं, आपने देखा होगा, वो सारा का सारा काम ही न्यूट्रल से करवाते हैं, पूरा का पूरा कंट्रोलिंग उसी को घुमाते हैं न्यूट्रल से। आपने चाइना के पैनल पे काम किया तो इस चीज़ को आपने जरूर फेस किया होगा, ठीक है ना। तो कंट्रोल के लिए छोटा वोल्टेज रखते हैं ताकि वो ह्यूमन बॉडी के लिए भी सेफ हो और कंपोनेंट को भी सेफ रखे, और बाकी सब जो पावर है वो मैन होता है अपने कॉन्ट्रैक्टरों से, बाकी जो भी चीज़ें होती हैं उस प्रकार होती हैं। मोटर बॉडी की अर्थिंग क्यों की जाती है? अर्थिंग का एक ही काम है, ये चीज़ अर्थिंग को यहाँ लगाए, यहाँ पे पार्ट ऐसे पॉइंट दिया हुआ है, चीज़ को यहाँ लगाए, चीज़ को यहाँ लगाए, ये अर्थिंग हर जगह एक काम करेगी। इस अर्थिंग में इस केबल की वजह से अगर यहाँ कोई लीकेज चला गया, कोई भी इसमें फॉल्ट चला गया, तो अगर कल को आपने यहाँ पे आके हाथ रखा तो आपको झटका नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है इस अर्थिंग से। ये तो अंडर 1 ओम है, तो वो सारे के सारे लीकेज इसमें जाता रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें लीकेज है क्या इसकी बॉडी के अंदर। तो इसी दृष्टि से अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग को हमेशा मैं बहुत ही प्रायोरिटी देता हूँ। जो बंदा अर्थिंग की इज्जत करता है वो चीज़ों को सबसे पहले करने से पहले, जितने पैनलों में जहाँ भी काम करे, सबसे पहले अर्थिंग को अटैच करने के बाद टेस्टिंग करता है। ये एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन, अच्छे इंजीनियर की, अच्छे डायरेक्टर की, अच्छा मैनेजर बोलो, अच्छा HOD की खासियत होती है, वो अर्थिंग सबसे पहले काम करता है, ठीक है ना। काम करने के अलग अलग सबके रूल होते हैं और सब अपने तरीके से करते हैं। मोटर बॉडी की अर्थिंग क्यों की जाती है? शॉक से सुरक्षा देने के लिए की जाती है भैया। बाकी छोटे कंपोनेंट को सुरक्षा मिलती है। इंडिकेशन लैंप का उपयोग करता है। इंडिकेशन लैंप का तो वही है, पता चल जाता है। जैसे अभी इसको येलो हम ऐसे फाल्ट के लिख दो, ये जलता रहेगा ना, मोटर के पास से जाएंगे, पैनल के पास से जाएंगे, तो हमें तो ये नहीं पता कि इसके अंदर जो कॉन्टेक्टर लगे हैं, इसके अंदर जो सिस्टम लगा है वो ऑन है क्या, ऑफ है क्या, वो चीज़ें कैसे काम करें। हमने तो बस इंडिकेटर देखा कि भैया ये फाल्ट के अंदर है। अब देखो कुछ जगह है ना ग्रीन को लेते हैं ऑन की जगह यूज, और कुछ जगह लेते हैं रेड को ऑन की जगह यूज। ये भी ध्यान रखना रहे, ये भी अपना चाइना और इंडिया वाले में थोड़ा सा इसमें है, ठीक है ना। तो इसमें एक अपना जो ये ऑन कंडीशन है तो ये अपना रेड होगा, ऑफ कंडीशन के अंदर अपन ऐसे मोस्टली यूज लेते हैं, तो ऑफ, और ये रेड पे होगा तो हमें पता चलेगा मोटर इसके अंदर जो सिस्टम लगा भी ऑफ है। तो इंडिकेशन के लिए जो इंडिकेशन लैंप लगाए जाते हैं व्यवहारिक से वो यूज़ नहीं होता है, बस समझने के लिए कि चीज़ें चल रही हैं क्या, फॉल्ट में है क्या, तो इसीलिए होता है। जैसे लाइक हम कहीं भी काम करते हैं तो एक पंप हाउस में बार बार ये आता है तो हमें पता चल जाता है कि अभी वहाँ पे फॉल्ट है, चीज़ें वो बंद हो चुकी हैं। सिंगल फेजिंग का क्या मतलब है? एक फेज फेल हो जाना। कोई भी मोटर के ऊपर 3 फेज आ रहे हैं और सीधा का सीधा उसको कनेक्शन दे रखा आइसोलेटर से मोटर को, ठीक है ना। सिंगल फेजिंग होगी, एक फेज फेल होगा, मोटर ज़्यादा करंट लेगी, मोटर की वाइंडिंग वो जल जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए MPCB यूज लेते हैं ना, MPCB लेते हो आप यूज, MPCB, ठीक है, लेते हैं। स्टार्टर लेते हैं, स्टार्टर लेते हैं, उसमें जो लगे ओवरलॉड लगी होती है, और बाकी जो जैसे ड्राइव लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, इस चीज़ को पकड़ लेते हैं। सिंगल फेजिंग होगी, मोटर है वो ओवर करंट लेते हैं, करंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो इसका जो आई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस कंडीशन में क्या करें, वो सिंगल फेजिंग करें, वो मोटर हमारी बंद हो जाएगी, तो इसका जो ओवरलॉड है वो ट्रिप हो जाएगा, या MPCB जो ट्रिप हो जाएगी, या हमारा ड्राइव में फल्ट आ जाएगा। तो सिंगल फेजिंग का मतलब ये एक फेज फेल होना, मोटर हमारी सिंगल फेज स्लो हो जाती है। इमरजेंसी स्टॉप बटन का रंग लाल क्यों होता है? विजिबिलिटी के लिए होता है, लाल रंग होता है। वैसे रेड रंग ये होता है कि चीज़ों को ज़्यादा आसानी समझ सके, तो ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। लो लोड पर भी मोटर ट्रिप हो रही है, कारण क्या हो सकता है? मोटर पे कोई लोड नहीं है, नो लोड पे फिर भी मोटर की जो ट्रिप हो रही, तो फैन का समस्या तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर फैन की समस्या हो तो नो लोड पे कोई इशू नहीं है। वाइंडिंग शॉर्ट हो सकता है, वाइंडिंग शॉर्ट की कंडीशन में क्या होगा, हमारी मोटर है वो ट्रिप करेगी, और लोड तो है ही नहीं तो कोई इशू है नहीं, और हाई पावर फैक्टर तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात चीज़ होती है। सही कूलिंग होना भी बहुत अच्छी बात है। और फैन समस्या मोटर हीट होती है, नो लोड पे ऐसा क्वेश्चन नहीं है। वाइंडिंग शॉर्ट होने का मतलब ये है कि ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ये तीनों के आंसर है वो अलग है, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया, थोड़ा सा आते हैं, हार्मोनिक किस से उत्पन्न होता है? व्यवहारिक समझ थोड़ा सा। एक होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर, ठीक है। लीनियर का मतलब ये है कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, चीज़ें एक का एक कैसे बढ़ेंगी। जैसे 2 एम्पियर करंट बढ़ गया, वोल्टेज है वो 220 से थोड़ा हाई चला गया, ये होता है लीनियर होता है ना। लीनियर का ऐसे 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 ग्राफ बनेगा, ऐसे ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है, ऐसे इस प्रकार ग्राफ बनेगा।
उतार चढ़ाव। और जो नॉन लीनियर में एकाएक होगा, चीज़ें एकदम से बढ़ेंगी और एकदम से बढ़ेंगी, इस प्रकार होता है। तो ये जो हार्मोनिक्स किन में होता है, जैसे अपना VFD होता है, UPS होता है, SMP होता है ना, इसके आगे जो सप्लाई में जो एक सिचुएशन आती है वो नॉन लीनियर आती है, मतलब एकाएक आती है, ठीक है ना। तो हार्मोनिक किससे उत्पन्न होता है, तो बोलना कि ड्राइव से होता है, VFD से होता है, SMP से, इन चीज़ों से हार्मोनिक्स उत्पन्न होता है, ठीक है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँ क्योंकि फिर तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। VFD आउटपुट पर MCB क्यों नहीं लगाया जाता, अवॉइड क्यों किया जाता है, वही रीजन है। एक तो वो हार्मोनिक वाला रीजन है कि VFD से हार्मोनिक निकलता है, प्लस हाई फ्रिक्वेंसी। अब देखो VFD ने क्या करता है, अपना वो फ्रिक्वेंसी चेंज करता है, अचानक से उसने मोटर को जो फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी, ठीक है ना। और अपनी जो MCB बनी होती है वो क्या होती है 50 या फिर 60 HZ हर्ट्ज के लिए बनी होती है। तो ये क्या करता है कि फ्रीक्वेंसी अप और डाउन करके हाई फ्रीक्वेंसी लेके मोटर की स्पीड को और कम ज़्यादा करके इसको कंट्रोल करता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से जो देखो क्वेश्चन अच्छा है, एक कोई आपसे पूछे करो कि ड्राइव के आगे MCB लगती है क्या, तो डिनाई करना नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है, हाई फ्रीक्वेंसी या फिर हार्मोनिक्स वाला आप रीजन दे देना। प्लस एक क्वेश्चन ये था कि ड्राइव अगर फेज सीक्वेंस को चेंज कर दें तो क्या मोटर की स्पीड चेंज हो जाएगी अगर ड्राइव लगा हो। तो याद रखना, आगे से भले ही फेज सीक्वेंस अगर ड्राइव लगा हो तो उसकी स्पीड है वो चेंज नहीं होगी, यानी उसकी स्पीड की डायरेक्शन है वो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी, याद रखना, ठीक है ना। ये दो इंपॉर्टेंट है, एक तो ड्राइव के आगे MCB नहीं लगता और इसके पीछे से अगर टर्मिनल चेंज कर दें तो भी क्या होगा, उसकी जो रोटेशन जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी, याद रखना। ये ऐसी चीज़ें बहुत पूछते हैं, ज़्यादातर ये पूछते हैं कि जैसे टेबल पे बैठ गए बंदे से क्या करते हैं, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिशियंस क्या करेंगे, तो स्टार्टर बनवाएंगे। फ्रेशर या 1-2 साल के एक्सपीरियंस वाला से सबसे पहले तो बोलेंगे ड्यूल बनाना आता है क्या, तो उसका डायग्राम बनाओ, फिर उसके बाद क्या होता है उसका प्रैक्टिकल करके दिखाओ, उसके बाद क्या होता है स्टार्टर टाइप आएंगे। तो आगे मैं चीज़ों को बाद में ले जाऊँ आपको, चलिए यही रहता हूँ। ट्रांसफॉर्मर ऑयल टेस्ट का नाम क्या है, मैंने एक बेसिक से एक अलग एडवांस क्वेश्चन दे दिया। तो BDV टेस्ट से ट्रांसफॉर्मर ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जाँच की जाती है और ऑयल को इंसुलेशन चेक किया जाता है। ऑयल का एक इंसुलेशन का काम होता है, एक शीतलन का काम होता है। ऐसे ड्राम डालते हो आपने मेरे को बहुत बार ऐसे देखा होगा, बहुत वीडियो अपने YouTube, Facebook, Instagram पे पड़े, याद रखना, देख लेना, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर का ये काम होता है इंसुलेशन शीतलन। जब इन विंग्स में से ये ऑयल गुजरता है तो हवा के वेग में संपर्क में आता है तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, ये अपनी वाइंडिंग को ठंडा करता है। प्लस इसका काम क्या होता है, इंसुलेशन का काम होता है, ये इसकी वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन बनाए रखता है। जय हो जय हो। HT केबल शीथ फॉल्ट का मतलब क्या है, भारी इंसुलेशन खराब होने से बचाना। ये शीथ है, ये अलग अलग इसमें, जैसे मैंने आपको आर्म में बताया था, शीथ बताया था, इसमें मैंने कनेक्टर था, वो चीज़ है। तो वो भारी फॉल्ट इसमें क्या भारी इंसुलेशन खराब होने से बचाता है। तो बहुत ही आसान याद रखने वाला क्वेश्चन है और एक्सप्लेन वाला ज़्यादा नहीं है। और नेक्स्ट अपना मोटर हीटिंग का मुख्य कारण क्या है भाई, क्या ओवरलोड है, रंग से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, केबल साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, केबल साइज केबल हीट होगी, और नेम प्लेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरलोड की वजह से मोटर वो हीट हो सकती है, उसके फैन बंद रहने की वजह से हीट हो सकती है, और मोटर का बेरिंग जाम होने की वजह से कई रीजन होते हैं मोटर हमारी हीट होती है, मोटर जलती भी है, सिंगल फेजिंग की वजह से आप बोल सकते हैं। बस बार कलर कोड RYB क्या दर्शाता है RYB। अगर इन तीनों की वो ये लेयर हटा देंगे तो भी क्या होगा, चीज़ें तो वैसे ही काम करेंगी। पर समझने के लिए मैं यहाँ पे काम करके चला गया, मैंने RYB सीक्वेंस से काम किया, तो सब इसी से काम करेंगे क्योंकि ये रूल के अकॉर्डिंग। अब मैं कहीं से फेज सीक्वेंस कुछ ही कर दूं, कहीं से कुछ ही कर दूं, तो क्या होगा, पूरा का पूरा झमेला हो जाएगा। तो इसीलिए पूरा का पूरा सीक्वेंस से काम करना पड़ता है ताकि लोग उसी प्रकार आगे इस रूल को फॉलो करें। RYB एक फेज सीक्वेंस है, तो RYB कलर कोड 3 फेज की पहचान और सही फेज सीक्वेंस को दर्शाता है, जिससे पैनल में कनेक्शन और मेंटेनेंस सुरक्षित और आसान हो सकता है, ठीक है ना। जैसे आगे कोई बंदा VCB काम कर रहा है तो वो RYB सीक्वेंस को अगर चेंज कर देता है, अगर वो कुछ भी अपनी मर्जी से कर देता है, आगे का पूरा सिस्टम ही अगर इसमें क्या है दिक्कतें आती है, ठीक है ना। तो RYB समझ ही काम करता है। कोई बंदा बोलेगा ना कि उस मोटर पर जाके ना राइट से RYB लेना, लेफ्ट से RYB लेना, तो उसको वो सीक्वेंस पता होता है कि इस मोटर की अभी डायरेक्शन इस सीक्वेंस में ये है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फेज सीक्वेंस के लिए होता है। बाकी इसका अगर आप ये हटा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, RYB समझने के लिए होता है। तो नेक्स्ट है अपना जनरेटर सिंक्रोनाइजिंग क्यों किया जाता है। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कोई चीज़ों को तुल्यकाली करना, बराबर करना, स्मूथ ये लोड ट्रांसफर के लिए होता है। जैसे लाइक क्या होता है, जनरेटर सिंक्रोनाइज से वोल्टेज फ्रीक्वेंसी और फेज मैचिंग है वो बराबर स्मूथ रहेगा। और नेक्स्ट है अर्थ लीकेज रिले का कार्य क्या है, ELR क्या कार्य है भाई। अर्थ लीकेज रिले लीकेज करंट की पहचान से सप्लाई ट्रिप कर देता है, जिससे इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक लगने से दुर्घटना से बच जाता है। लीकेज को क्या करता है, तुरंत पहचान कर लेता है, जैसे अपना RCCB करता है उस प्रकार ये व्यवहार करता है। अर्थ लीकेज रिले भी अर्थ फॉल्ट को तुरंत पकड़ लेती है, कोई भी लीकेज कहीं भी ड्रॉप होता है ना तो वो अननोन को पकड़ लेती है। फिर इस प्रकार भी काम रहता है, जैसे फेज करंट में कितना आ रहा है, रिटर्न न्यूट्रल में कितना जा रहा है, उससे भी ये पकड़ कर लेता है तुरंत की कहाँ पे एक्स्ट्रा वो रिलीज हो रहा है। 4 पोल मोटर की सामान्य स्पीड क्या होती है, 4 पोल वही है, मैंने अभी जस्ट मैंने वो फॉर्मूला लगाया था ना, ये मैंने दोबारा आ गया कि 120 × F वाला, F में 50 फ्रीक्वेंसी बटा 4, तो क्या आ रहा है इसका 1500 RPM आ रहा है। ऐसे इन चीज़ों का भी नॉलेज होना चाहिए भाई, चाहिए आप एग्जाम नहीं देते हो,
बेसिक नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ से कमा के खा रहे हो, चीज़ों की बेसिक पता होना चाहिए। क्या है, टर्मिनल ब्लॉक का उपयोग क्यों किया जाता है? वायरिंग कनेक्शन के लिए। इधर से अपने वायर को डाला, बहुत सारे वायरों को जॉइंट करेंगे नहीं और कभी इसको खोलना पड़ सकता है, तो सारा का सारा क्या होता है, एक साइड इनपुट दूसरी साइड आउटपुट इनपुट डाला जाता है और टीबी में कनेक्शन किया जाता है। और टीबी भी देखो, ये जो टीबी होते हैं ना, ये सारे करंट रेटिंग के हिसाब से होते हैं भाई। जो ज़्यादा करंट वाला जैसे 6 एम्पियर तक का टीबी अलग हो गया, उससे अगर बड़ा जोड़ेंगे, हेवी मोटर वाले कनेक्शन करेंगे, तो उस कंडीशन में टीबी का साइज है वो बढ़ जाता है। ये भी ध्यान रखना। जैसे 12 एम्पियर का अलग होता है। जैसे अपने 1 एम्पियर का लोड है तो छोटे टीबी लगते हैं, या 1 एम्पियर से अंडर लोड में टीबी का साइज छोटा बड़ा होता रहता है। तो इसका ये काम है टीबी का याद रखना। एक फेरुल जो इसमें होता है, जिसमें इसकी पहचान करने वाला, और इन चीज़ों का भी ध्यान रखा करो भाई। साथ में पैनल में स्पेस हीटर क्यों लगाया जाता है? पैनल के अंदर तो कूलिंग फैन तो आपने देखा, आप हीटर भी लगाया जाता है। जिन जगहों में ज़्यादा मॉइस्चर रहती है ना, और सेंसिटिव पीएलसी ड्राइव या सिस्टम जो लगा होता है ना, तो उसमें क्या होता है, नमी से बचाने के लिए हीटर लगे होते हैं। तो टाइम टू टाइम ये चलते रहते हैं, तो वो नमी है ना उसको पूरा सुखा देते हैं। एक बात याद रखना, कंट्रोल पैनल के अंदर है ना, कभी कोई बंदा कूलर नहीं लगाता, हमेशा एसी लगती है। वो एसी लगती है, एसी का मॉइस्चर नहीं बढ़ता, कूलर से पूरा मॉइस्चर बन जाता है। कंट्रोल पैनल में एसी आपके लिए नहीं लगती, आपको सब वहम होगा कि एसी आपके लिए लगी है, वो लगती है आपकी मशीनों को सेव करने के लिए, ठंडा रखने के लिए। तो इस प्रकार हीटर लगे होते हैं। और मैंने आपको 1500 किलोवाट की मोटर में बहुत बार दिखाया ना, जो हीटर लगा होता है। तो देखो, मोटर को बेसिक पूरा कूलिंग सिस्टम मोटर के ऊपर लगा होता है, उसके बावजूद भी उसके अंदर हीटर लगे होते हैं मॉइस्चर को सुखाने के लिए। तो ये भी काम होता है, ज़्यादा मॉइस्चर वाली जगह होती है, बर्फीली जगह में क्या होता है कि मोटर के अंदर हीटर लगाते हैं। देखो, मोटर को कूलिंग भी करना है, कूलिंग का सिस्टम भी लगा, साथ में हीटर लगा होता है, अंदर के मॉइस्चर को सुखाने के लिए वो कुछ टाइम के लिए चलता है। तो याद रखना, पैनलों में हीटर भी लगते हैं और मोटरों में भी हीटर लगते हैं, वो मॉइस्चर सुखाने के लिए होते हैं सारे के सारे। इंडस्ट्रियल प्लग का मुख्य लाभ क्या है? हेवी लोड में सुरक्षित 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 63 एम्पियर तक जो लोड ट्रांसफर, इस प्रकार के बड़े प्लग चाहिए होते हैं। घरों में क्या चलता है, अपना चलता है वो 6 एम्पियर चलता है, और उसके लिए अपने छोटे वाले पर इंडस्ट्री में 3 फेज के लिए हेवी होते हैं, आरवाईबी के साथ न्यूट्रल। तो ये वाला सारा इस प्रकार लगे होते हैं इंडस्ट्री में, तो हेवी लोड के लिए होते हैं। इंडस्ट्री में पूरा काम हेवी का होता है, जैसे कि आप लोग काम कर रहे हो तो को पता होगा। उसके बाद फेरुल का उपयोग क्यों किया जाता है? वायर पहचानने के लिए किया जाता है भैया। ये वायर साइड लगा, इस साइड तो लगा है मेरी रिले के अंदर, ठीक है ना, ठीक है। उस साइड ये पूरी की पूरी केबल लगी है, मान के चलो कि आपकी पीएलसी में लगी है, मान के चलो कि आपकी कोई भी जो क्या बोलते हैं उसको एचएमआई में लगी है। तो कौन सी केबल खराब है, तो एक जो इसका सिरा होता है, दूसरे से भी जो कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि कोई केबल जो कटी नहीं हुई क्या, कौन सी केबल को चेक करना है। तो इसमें नंबर जैसे लिखा है X21 लिखा है, तो X21 केबल को चेक कर, या आपको बोलेगा कि 0 और 1 केबल के बीच में सप्लाई वोल्टेज चेक कर भाई, तो वो आपको वहीं से फ़ोन करेगा। आप 10 मीटर दूर हो तो भी, तो वो दोनों के बीच में चेक करेगा, वो शॉर्ट करेगा। तो सारा का सारा फ्यूल का पहचान के लिए लगे होते हैं, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ वायर होते हैं, इतने ज़्यादा फ्यूल लगते हैं, और इस प्रकार ये सारा होता है। और नेक्स्ट है भी, मोटर कूलिंग फैन का कार्य क्या है? हीट हटाना। तो आसान क्वेश्चन है। VFD की फ्रिक्वेंसी कम करने से क्या होता है? स्पीड कम होती है। अरे वही है, मैंने इस क्वेश्चन को बहुत आज अच्छे से ड्राइव का तो आज क्लास हो गया। FF को कम करेंगे तो क्या होगा? जैसा लाइक पॉल्यूशन का 4 हो तो क्या होगा? स्पीड कम हो जाएगी, सिंपल फंडा है। और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। यहाँ जो मान घटा के होगा, 25 करूँगा तो कम होगी, 50 करूँगा तो ज़्यादा होगी, 100 करूँगा तो ज़्यादा होगी। यहाँ सूत्र में रखूँगा तो वो सीधा सा फंडा है कि फ्रीक्वेंसी कम होगी तो स्पीड भी कम होगी, सिंपल फंडा। इलेक्ट्रिकल पीपी का उदाहरण क्या है? इसमें क्या ग्लव्स है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। पीपी के अंदर एक बहुत बड़ा पूरा पार्ट होता है, शूज होते हैं, शूज के बाद में अपना पूरा ये सूट होता है, उसके बाद ग्लव्स होते हैं, उसके बाद अपना फेस मास्क होता है, स्पेशल जो ग्लासेस होते हैं। तो सारी चीज़ें इसका पार्ट्स होते हैं। पूरी पीपी बढ़ती है, वो अच्छी खासी प्राइस हो जाती है। पैनल में नेम प्लेट का उपयोग क्यों किया जाता है? पैनल के मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, कोई भी पैनल पहचान करनी होती है। जैसे ये पैनल को खोलना नहीं है, बाहर से देख लेना है ये पैनल किस चीज़ का है। इस पर यहाँ पे MCC लिखा होगा, इसकी वोल्टेज क्षमता लिखी होगी, एक यहाँ पर डेंजर का वो भी निशान लगा आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, पहचान करना होता है। ये APFC है। कोई लड़के को भेजा कि जा बेटा APFC पैनल के ऊपर कोई चीज़ पड़ी है कि सर कौन सा, कि 1200 वाला 1200 kVAR वाला है ना, उस APFC पैनल पे जा, वो चीज़ को चेक करके आ, देख क्या लेके आ, ठीक है ना। जैसे PCC पावर कंट्रोल सेंटर का, जैसे PCC का मैन रहता है, मैन से आगे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे इसमें मैन AC भी लगा होता है ना, ये मैन AC आगे, इसको पूरे में सब में MCC भी मतलब डिवाइड किया होता है, ठीक है ना, मैन पैनल के आगे वाले थे। तो ये पैनल की पहचान के लिए इसमें यहाँ पे स्टिकर लगे होते हैं, इसमें लगा होता है ना, तो वैसे ही पड़ा जाता है। और ध्यान से सुनो, अगर कहीं काम कर रहे हो ना, तो ज़िंदगी को ऐसे नींद में मत घुमा देना। मैं बता रहा हूँ, पैनलों के पास जाया करो, इस पैनल पे क्या लिखा है, इस पर सर 1200 kVAR क्यों लिखा है, इस पर 2200 kVAR क्यों लिखा है, इस पर 1800 kVAR क्यों लिखा है, इसमें पैनल के ऊपर ऐसे क्यों लिखा है कि सप्लाई वोल्टेज 690 है, इसमें ये 440 क्यों लिखा है सर, इसमें ये AC चिल्लर क्यों लिखा है, AC चिल्लर क्यों लिखा है, इसमें गेट नंबर 200 गेट नंबर 2 क्यों लिखा है, ये चीज़ क्यों लिखी है,
ये इसीलिए लिखी कि पहचान करने के लिए, पैनल स्पेसिफिक उस चीज़ के लिए है। ये बात ध्यान रखना। इलेक्ट्रिसिटी में इंडस्ट्री में घुसने के बाद चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देना, वरना सारी चीज़ें नींद में निकल जाएगी, टाइम वो निकल जाएगा। तो थोड़ा एक्टिव बहुत ज़रूरी है। लोटो का क्या अर्थ है? लॉक आउट, टैग आउट। कहीं भी काम करने से पहले कोई भी जैसे MCCB या कोई स्विच गियर को बंद करके दो तो यहाँ पर लगा के चले जाओ कि भैया मैं आगे काम कर रहा हूँ, कल को तुम स्टार्ट मत कर देना, वरना मेरे वहाँ पे है ना वो पटाखे बोल जाएंगे। इसलिए लोटो लगाया जाता है। लॉक आउट, टैग आउट होता है। लोटो प्रक्रिया में मशीन को मेंटेनेंस के दौरान लॉक और टैग किया जाता है। इसमें साथ लॉक भी ला गया, साथ में ये टैग ऑफ दिखा, ठीक है, ताकि कोई व्यक्ति गलती से सप्लाई चालू नहीं कर दे और दुर्घटना से बचाया जा सके। आपका ये 50 क्वेश्चन हो गया। ये एक टेस्ट था जो मैंने 26 जनवरी पे लिया था, ठीक है ना। ये उस वाले टेस्ट का रिजल्ट है, और इसमें जो 10 बच्चों को जो भी मिलने वाला वो उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। और सुनो मेरी बात ध्यान से, हर संडे को जो टेस्ट रहता है ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ जो इंटरव्यू के लायक हो और काम कर रहे हो। बात मैं हमेशा याद रखूँ, उसका अगर थ्योरी खो दी, अगर थ्योरी को आपने बिल्कुल अलग कर दिया, भूल गए, तो वो प्रैक्टिकल कहीं काम नहीं, किसी को नहीं बता पाओगे। कहते हैं गूंगा बोल नहीं सकता, वो सीन है। थ्योरी साथ साथ में पढ़ने में इंटरेस्ट डाल दो। जब भी मौका मिले टूल्स या टेक एप्लीकेशन पर जाके आप पढ़ो, बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है। और मेरे लिए आप वहाँ पे 5 स्टार रेटिंग भी जरूर देना, मैं आपसे पहली बार कुछ मांग रहा हूँ, ठीक है ना। प्लस आपको अब इसी तरह हर टेस्ट का मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। ऐसे 10-20 टेस्ट का अगर आप रिजल्ट देख लोगे ना, आप यूँ ही इलेक्ट्रिसिटी में अच्छे खासे बोलने स्टार्ट कर दोगे, आप में एक आवाज़ आ जाएगी, ठीक है ना। तो बहुत आसान चीज़ है। क्वेश्चन तो 50 थे, पर हमने इसको एक्सप्लेन करके 200 क्वेश्चन बना दिए। एक चीज़ में 2-3 चीज़ों को मैंने आपको बताने की कोशिश की, और इसी तरह आगे भी हम कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल पर डिजिटल बोर्ड पर आपको चीज़ों को फुल एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप मेरे को जहाँ से भी देख रहे ना, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरा अगला वीडियो मिस ना हो जाए। और अपने जो टूल्स या टेक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक मास्टर गाइड है, उसमें चीज़ों को बहुत ही विस्तृत दिया गया, एक ही चीज़ को बहुत ही बारीकी से मैंने इसमें लिखा गया। तो अपने एप्लीकेशन में जाके उस बुक को भी खरीदो, उसको भी जाके डिटेल में चीज़ों को पढ़ो। इसमें हर चीज़ों को बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान दिया गया। और ये चीज़ पढ़ने के बाद इसमें इस प्रकार के 900 प्लस क्वेश्चनों को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मतलब चैप्टर वाइज सब में। और बाकी भी सारी चीज़ें, VFD है, ड्राइव है, स्टार्टर है, अर्थिंग है, LE, RTD, थर्मोकपल, LVDT, सारी चीज़ इंडस्ट्री में यूज होती है ना, वो सारी की सारी मैंने इस बुक में बहुत अच्छे से पिरोया है। तो टूल्स या टेक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस बुक को खरीदो, उसको पढ़ो। और बुकों को पढ़ने में ना लंबा टाइम मत लिया करो। बुक ली 5-7 दिन में पढ़ी, काम खत्म किया, बस ये सीन होता है। जब आपको कोई फाल्ट है, कोई दिक्कत है, वहाँ भी जाकर चीज़ों को पढ़ो। और इंटरव्यू वगैरह कहीं कुछ भी देने जाओ तो उससे पहले सारे 900 क्वेश्चन पढ़ के जाना। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल का रहेगा। आपकी जो सैलरी है ना, एक छोटी सी बुक खरीदने से आपको कई हज़ारों में इंप्रूवमेंट हो जाएगी। मतलब एक छोटा सा अपने ज्ञान के लिए चीज़ खरीदी, बहुत लंबे टाइम तक आपका एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसको भी खरीदिए। और इसी तरह मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप टूल्स या टेक जहाँ भी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब से, तो आप मेरे को वहीं भी फॉलो या सब्सक्राइब करके, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा, उसमें और ज़्यादा मैं डाउट सारी चीज़ थोड़ी वो क्लियर करने वाला हूँ। तो वहाँ पे मेरे को सब्सक्राइब करके रखो और टूल्स या टेक एप्लीकेशन को आज डाउनलोड कर लो। चलो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम।